दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह की रिट्स के बारे में। यानी कि रिट्स के क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको हम और अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स की वीडियो की सीरीज का 6th वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करा था, जहाँ पे हमने रिट्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे देख लें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें और समझ सकें कि ये जो रिट्स इशू करने का ऑर्डर है ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि रिट्स क्या होती हैं। रिट्स का मतलब होता है एक रिटन ऑर्डर या रिटन कमांड जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है किसी भी लोअर कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी जने को। अगर फंडामेंटल राइट्स को उसे एनफोर्स कराना है, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है उस जने के खिलाफ जिसने आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 32 देता है और हाई कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 226 देता है। रिट्स 5 तरीके की होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी एंड क्वो वारंटो। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट केवल तभी रिट्स इशू कर सकती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने हो, लेकिन हाई कोर्ट्स और भी अलग पर्पसेस के लिए रिट्स इशू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही करें। ये प्रोविजन आर्टिकल 226 में बताया गया है। आपका लीगल राइट वायलेट होने पर भी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है और भी कई तरीके के लिए हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर ही कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है रिट्स इशू करने का वो हाई कोर्ट्स के कंपैरिजन में काफी छोटा है, काफी नैरो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की टेरिटरी में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट केवल उसी पर्सन के अगेंस्ट रिट्स इशू कर सकती है या केवल उसी गवर्नमेंट और अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकती है जो कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो कि उसके स्टेट में है या उसके जो जुरिस्डिक्शन का एरिया है उसमें है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले में स्कोप है, लोगों के मामले में या कितने लोगों के अगेंस्ट वो कर सकती है, वो हाई कोर्ट के कंपैरिजन में काफी वाइड है, पूरे देश पे लागू होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हेबियस कॉर्पस की रिट क्या है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि आप मेरे को उसकी बॉडी प्रेजेंट करिए। बॉडी से मतलब डेड बॉडी नहीं, जिंदा बॉडी, मेरे को आप डिटेनी प्रेजेंट करिए। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये ऑर्डर तब इशू होता है जब एक जने ने किसी दूसरे जने को डिटेन कर रखा हो, उसको अरेस्ट कर रखा हो या उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो, प्रोटेक्ट कर रखा हो, प्रोटेक्ट तो नहीं कहेंगे, अरेस्ट कर रखा हो, डिटेन कर रखा हो। तो जिसने उसको कर रखा है डिटेन, उसके अगेंस्ट ये रेट इशू होती है कि आप उस डिटेनी को, उसको मेरे सामने कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने राइट टू फ्रीडम में देखा था कि आप किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट नहीं करके रख सकते, डिटेन नहीं करके रख सकते अगर आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से पुलिस वाले ऐसा करके रख लेते हैं और कोई रीजन भी नहीं बताते। इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ ये रिट इशू कर सकती है कि आप मेरे सामने उस डिटेनी को प्रोड्यूस करिए, उसको लेके आइए। और फिर कोर्ट ये एग्जामिन करती है कि क्या उसने जो डिटेन किया है वो लीगल है क्या, या उसका कुछ रीजन बनता है क्या। अगर कुछ लीगल है तो फिर ठीक है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर इलीगल है तो आप उस डिटेन पर्सन को फ्री कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट इस रिट के द्वारा कर सकती है। तो ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है, चाहे कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो। इसका जो रिस्ट्रिक्शन सब पर लागू होता है। लेकिन ये रिट तब इशू नहीं कर सकते जब डिटेंशन लॉफुल है, यानी कि लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके इशू करी गई है, आपके राइट्स वायलेट नहीं करे गए हैं, और या तो अरेस्ट करने की ठोस वजह है, पूरे सबूत हैं, या आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, या कोर्ट ने ही उसको बोला है। और अगर आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, यानी कि कोर्ट के खिलाफ कुछ किया है, तो भी ये रिट इशू नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट का बाहर का है, अगर हाई कोर्ट ये रिट इशू कर रही है और आप उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तो भी हाई कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हेबियस कॉर्पस की रिट समझ में आई होगी, कौन इशू करता है, किसके अगेंस्ट इशू करता है। दोस्तों अगली रिट है रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आपको आदेश देते हैं, हम आपको हुक्म देते हैं, कोर्ट आपको आदेश देती है। ये कमांड कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट इशू कर सकती है। पब्लिक ऑफिशियल यानी कि जो स्टेट के लिए काम करता है, ये कहने के लिए कि आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में फेल हुए हैं या आपने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना किया है, आप अपनी ड्यूटीज को करिए, ये हम आपको आदेश देते हैं। दोस्तों ये केवल पब्लिक गवर्नमेंट्स में या केवल पब्लिक ऑफिसेज में ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट केवल इसको स्टेट ऑफिशियल्स के लिए या जो भी लोग स्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक बॉडी हो या कॉर्पोरेशन हो, कोई छोटी कोर्ट हो जिसने अपना काम ढंग से नहीं किया हो,
या कोई भी गवर्नमेंट हो उसके अगेंस्ट। ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, या आप इसको ऐसे केसेस में भी यूज नहीं कर सकते जब आपकी ड्यूटी करना आपके डिस्क्रिप्शन में है, कंपलसरी नहीं है, वो आपके मन मर्जी आपकी ड्यूटी है। क्योंकि कुछ पावर्स प्रेसिडेंट की ऐसी होती हैं कि वो उनकी मर्जी की होती है, या कुछ गवर्नर्स की, या कुछ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, या कुछ डायरेक्टर्स, या कुछ जो हाई पोस्ट पे होते हैं उनकी कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो डिस्क्रिशनरी होती हैं, कंपलसरी नहीं होती है। तो ऐसी पावर्स को यूज ना करने पे भी, ऐसी ड्यूटीज को ना करने पे भी ये रेट इशू नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट, या हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी ये रेट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। तो ये रेट ऑफ मैंडेमस किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं जिसने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करी हो। तो अगर जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको पेंशन नहीं मिल रही, या वो आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपको पेंशन नहीं मिल रही, वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये रेट इशू करके उसको कह सकती है कि आपने अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं करी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अगली रेट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है किसी को फॉरबिड करना, किसी को किसी काम को करने से रोकना। ये प्रोहिबिशन की रेट एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकती है, लोअर कोर्ट को कर सकती है, हाई कोर्ट भी अपनी लोअर कोर्ट्स को इशू कर सकती है। इस केस में जब लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही हो, यानी कि लोअर कोर्ट कुछ ऐसा काम कर रही हो जो कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या तो उस एरिया में नहीं आता, या वो लोअर कोर्ट ऐसा काम कर ही नहीं सकती। तो ये जो प्रोहिबिशन का है, ये उसके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लोअर कोर्ट के एक्शन को कर्ब करने के लिए, कि आप ज्यादा अपना काम कर रहे हैं, ज्यादा उछल रहे हैं, या आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप कम हो जाइए। तो जो हमने पिछली रेट देखी थी, रेट ऑफ मैंडेमस, वो इनएक्टिविटी के में थी कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप काम करिए। और रेट ऑफ प्रोहिबिशन ये है कि आप जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहे हैं, आप अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम करिए। तो ये जो रेट है, ये भी केवल जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो कि मान लीजिए टोरेंट पावर हो गई, या कोई सी भी इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो गई, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, उनके अगेंस्ट कोर्ट ये सब इशू नहीं कर सकती, केवल जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही इशू कर सकते हैं। दोस्तों अगली रेट है रिट ऑफ सर्टियररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि टू बी इन्फॉर्म्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, कुछ सर्टिफाई करना कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये रिट भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करती है। लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल हो गया, जब वो चाहती है कि लोअर कोर्ट का केस हायर कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, या तो जब लोअर कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर दिया है वो स्क्वॉश हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो वैलिड ना रहे। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो गलत है, या उसमें लॉ को कुछ नुकसान हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो हायर कोर्ट ये कह सकती है कि ये आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपने गड़बड़ करी है, यहाँ पे आप मेरे को इन्फॉर्म करिए कि ये केस क्या है, मैं इसको करूंगा। तो ये हायर कोर्ट ऐसा लोअर कोर्ट को इशू कर सकती है। ये तभी हो सकता है जब हायर कोर्ट को लगे कि कुछ लॉ में गड़बड़ी हुई है, या जुरिस्डिक्शन की एक्सेस हुई है जो कि उसके एरिया के बाहर था, तब भी लोअर कोर्ट ने किया, या जुरिस्डिक्शन मिला ही नहीं है, जस्टिस मिला ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि एक कोई सीरियल किलर है जिसने 10 लोगों का कत्ल किया है, और फिर भी लोअर कोर्ट ने उसे फ्री छोड़ दिया इस बेसिस पर कि उसे सबूत नहीं मिले, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि वो केस हायर कोर्ट पर ट्रांसफर हो जाए, और हायर कोर्ट उसे अपने जुरिस्डिक्शन में लाकर उस पर ट्रायल कर सकती है। दोस्तों आखिरी रेट है रिट ऑफ को वारंट। इसका मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट, कि आपने ये काम किसकी अथॉरिटी से किया है, या आपके अथॉरिटी में नहीं है इसको। ये रिट तब इशू होती है जब कोई आदमी किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम करना चाहता है, या फिर उसने वो पब्लिक ऑफिस इलीगल तरीके से हड़प लिया है। तो मान लीजिए कि कोई पब्लिक ऑफिस, पब्लिक स्टेट ऑफिशियल है, उसने कोई पब्लिक ऑफिस इलीगल तरीके से हड़प लिया है, या उसको एक्वायर कर लिया है, जब उसको क्लेम कर रहा है, तो ये कोर्ट उसके अगेंस्ट ये रेट इशू कर सकती है, ये पूछने के लिए कि आपने ये किसकी अथॉरिटी से किया, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये रेट केवल तभी इशू हो सकती है जब कोई सब्सटैंसिव पब्लिक ऑफिस है, यानी कि कोई परमानेंट कैरेक्टर का ऑफिस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, चीफ विजिलेंस कमीशन के अथॉरिटीज हो गए, ऑफिशियल्स हो गए। तो ऐसी पोस्ट अगर आप इलीगल तरीके से हड़प लेते हैं तो कोर्ट्स आपके अगेंस्ट ये रेट इशू कर सकते हैं कि आपने किसकी अथॉरिटी से ऐसा किया। या प्राइवेट ऑफिस के लिए वैलिड नहीं है। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और किसी बंदे ने अपने मैनेजर को धोखा देके उसकी पोस्ट हड़प ली, इस केस में ये रेट इशू नहीं हो सकती। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ये रेट नहीं है, ये केवल स्टेट ऑफिस के लिए है।
तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको रिट्स के बारे में समझ में आया, आपने समझा कि कोड्स किस तरीके से काम करती हैं, कुछ भी नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।